हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपना ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार। ये आपका ग्रेविटेशन का फर्स्ट लेक्चर होगा। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ। ओके, and relation between Newton's third law and Newton's universal law of gravitation. These are the topics to discuss today. Okay, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपना जो है उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुई? दैट ग्रेविटेशनल फोर्स was discovered by Sir Isaac Newton in 1687. Okay, कैसे? As you all aware about that, ये सर आइजैक न्यूटन जो थे वो एक पेड़ के नीचे अपना बैठे हुए हैं। यहाँ से एक एप्पल जो है वो नीचे गिरता है जमीन पे। ठीक है, तो सर आइजैक न्यूटन नोटिस दैट, क्या नोटिस किया? यहाँ पर जो एप्पल था, ओके, दैट एप्पल वाज एट रेस्ट। इनिशियली इट वाज एट रेस्ट। ओके, और जब वो नीचे गिरा, इसका मतलब जो वो नीचे गिर रहा है तो वो मोशन में आ गया। ठीक है, अब उसने सोचा कि ऑब्जेक्ट which is at rest continue in its state of rest or motion unless and until some force is applied on it। ये न्यूटन्स का आपका फर्स्ट लॉ है। ठीक है, जब तक आप बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उसने देखा कि एप्पल जो यहाँ पर है वो रेस्ट में है और नीचे गिर जाता है। नीचे गिरता है तो उसके अंदर मोशन हो जाती है, यानी दैट एप्पल चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट फ्रॉम टू द स्टेट ऑफ मोशन। ओके, इट वाज ओनली पॉसिबल अनलेस is acting here. It was only possible when some force is acting here. ठीक है, what was that force and who is applying that force? भाई वहां तो आसपास कोई नहीं है, no one is there। ईसा कि किसी ने तो एप्पल ऊपर से जो है ना तोड़ के नीचे नहीं फेंका है, एप्पल तो अपने आप टूट के नीचे जमीन पर गिरा है। नो वन इज देयर टू अप्लाई द फोर्स। देन ये फोर्स आ कहां से रहा है? ठीक है, फ्रॉम देयर दैट फोर्स वाज डिस्कवर्ड एंड दिस फोर्स वाज नेम्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हुए। ऑब्जर्वेशंस तो ये भी पहले भी होते थे, ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या रहता है कि उसके ऊपर सोचता कौन है, थिंकिंग कौन करता है, इंटरप्रिटेशन कौन करता है। ओके, तो इट वाज न्यूटन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो उसने नाम दिया इस फोर्स को, जो कि हर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है और अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। एवरी ऑब्जेक्ट falls towards earth, that is due to this gravitational force, तो उसने नाम दिया। ठीक है, and in 1687 he proposed a law on this। that law was known as Newton's universal law of gravitation। okay,
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। लॉ का मतलब विच इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, कुछ इसके अंदर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड चीजें हैं, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन होगा कि जो फोर्स लगता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो कितना फोर्स लगेगा। यानी जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में फोर्स कितना लगेगा, हाउ मच, तो ये कैलकुलेट करना जरूरी है कि कितना फोर्स अर्थ ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही है, ठीक है। और दैट कैलकुलेशन इज डन यूजिंग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फर्स्ट थिंग, every two object every two object on this universe exert gravitational force on each other, ठीक है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, ठीक है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप यूनिवर्स की, और दैट फोर्स इज ऑलवेज, इसका सेकंड जो आपका पॉइंट है, दैट फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, ठीक है। तो व्हाट डज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स, सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट द ऑब्जेक्ट इज वन, ठीक है। दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट, लेट द ऑब्जेक्ट इज सेकेंड, और सेंटर से सेंटर इनका जो डिस्टेंस है, लेट द डिस्टेंस इज आर, ठीक है। लेट इस बॉडी का जो मास है वो m1 है, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है m2 है, ओके। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो जो फोर्स होगा, that force is force of gravitation, let I write it as Fg, or simply you can write it as F, no problem। वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। यानी अगर हैवी ऑब्जेक्ट्स होंगे, इफ द ऑब्जेक्ट्स आर हैवी दे विल exert large force, and if the objects are light they will exert less force, okay। First thing, this is the first thing। And what is the second thing about the force, this obeys inversely relationship with square of the distance between two, और इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। दैट फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, मीनिंग दैट अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस आप बढ़ा देंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस फिलहाल सपोज कीजिए 1 मीटर है, तो कोई फोर्स लगा रही है एक दूसरे के ऊपर, लेट F1, ओके। नाउ इसका डिस्टेंस आपने इंक्रीज करके कितना कर दिया, 10 मीटर सपोज, तो लेट उस केस में फोर्स कितना है F2, तो ये F2 F1 से क्या रहेगा, कम रहेगा। मीनिंग अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, ओके, तो फोर्स जो एक्सर्ट होगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दैट फोर्स डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप विच इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स बन जाते हैं इस फोर्स के, यानी दो तरह से डिपेंड करता है ये बॉडीज के ऊपर। एक तो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करेगा, मास ज्यादा फोर्स ज्यादा, मास कम फोर्स कम। दूसरा डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर, जिसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। मोस्टली फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/, लिख दिया ना, तो 1/, का मतलब होता है डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, फोर्स कम होता चला जाएगा, 1/, का ये मीनिंग रहता है आपका, ओके।
तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देंगे, इफ वी कंबाइन दीज टू इक्वेशन, तो हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ M1 एंड M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, उसका मतलब इक्वल टू नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कुछ कांस्टेंट और ऐड करना पड़ेगा आपको इसको एक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो इसको एक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपका कांस्टेंट ऐड होता है, जिस कांस्टेंट को हम बोलते हैं g। दैट g इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, okay, and this gravitational constant is universal, or you can say it as universal gravitational constant whose value is fixed। कहीं भी चले जाएंगे g की वैल्यू फिक्स है 6.67 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, मतलब ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो आपको ऐड करनी पड़ेगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। वो कैसे निकालते हैं हम डिस्कस करेंगे उसको। तो F जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कैलकुलेशन आएगा वो इससे आएगा Gm1 m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यानी आपको फोर्स निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, वेयर m तो m1 पता है आपको, एक बॉडी का मास, m2 दूसरी बॉडी का मास, जिनके बीच में आप फोर्स निकाल रहे हैं, और r उनके बीच का डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो दैट कम्स आउट टू बी योर फोर्स। ये फोर्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी इक्वेशन से लेट दिस इक्वेशन इज 3, यू कैन कैलकुलेट g, दैट g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। g is equal to f r square divided by m1 m2। ओके, अब फर्स्ट थिंग मैं बताता हूँ आपको कि यूनिट कैसे लिखेंगे आप जी की। ये रिमेम्बर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि जी की ये जो लास्ट में लिख दिया आपने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, सर ये कैसे लिखेंगे हम, वो यहाँ से लिखेंगे। पहले तो हम सिर्फ यूनिट्स की बात करते हैं। देखो एफ की क्या यूनिट रहती है, न्यूटन, यूनिट्स की फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। अब इसको आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है एसआई में, मीटर, और आर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और m1 m2 मास है, मास किस में रहते हैं, किलोग्राम में, दोनों किलोग्राम हो गए। तो ये वैल्यू किस में आ गई आपकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर। ये आपने निकाल दिया यूनिट्स, किसकी यूनिट्स, जी की यूनिट्स। ठीक है, तो जी की यूनिट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है रिलेशन F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, दिस वन 3, नंबर 3 रिलेशन। ओके, तो यूनिट आप आसानी से इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, अच्छा आपका जो नेक्स्ट इसमें आता है टॉपिक, वो क्या रहता है आपका, ये आपने जो डिस्कवर कर दिया लॉ, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लॉ। ओके, अच्छा नेचर के अंदर जो भी लॉ डिस्कवर होते हैं, एनी लॉ विच इज डिस्कवर हैज इट्स स्पेशल सिग्निफिकेंट, उसका अपना एक स्पेशल सिग्निफिकेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और दूसरा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो डिजाइन हुआ है वो कैसे इम्पोर्टेंट
रखता है हमारे लिए, तो क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट इंपॉर्टेंस, ओके, दिस इज अर्थ विच इज इलेप्टिकल, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से बना देते हैं, और हम इस अर्थ के ऊपर रहते हैं, वी आर बाइंड टू द अर्थ, हम जितना भी जंप करेंगे वापस यहीं आ जाएंगे, जंप करेंगे वापस यहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो हम अर्थ की सरफेस पर रिसाइड करते हैं। क्यों रिसाइड करते हैं? किस वजह से रिसाइड करते हैं? रिसाइड मीन्स हम यहाँ पर रह पा रहे हैं, किस वजह से रह पा रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी अर्थ जो है आपका, वो हर बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, हमें भी खींचती है, ठीक है। हम भी नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब हम अर्थ की सरफेस के ऊपर रह पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी दिस फोर्स बाइंड्स अस टू अर्थ, है ना, भाई अर्थ पर रह पाते हैं। सेकेंड, अब देखते होंगे आप, सैटेलाइट्स की बात करते हैं, ओके, तो सैटेलाइट्स क्या है? अर्थ के अराउंड, आपने देखा मून है, मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, ये इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। जब कोई चीज किसी के अराउंड रिवॉल्व करती है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ना। भाई जैसे हम घर में देखते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए कहीं पर, यहाँ पर कोई स्वीट है, कोई मिठाई रखी हुई है ना, और उस मिठाई के चारों तरफ क्या होती है? आपकी मक्खियाँ घूमती रहती है। क्यों? ये जितने भी आपके हाउस फ्लाई हैं, बीज, ठीक है, ये इस स्वीट के चारों तरफ घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि ये स्वीट जो है ना, ये इसको क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, तभी तो उसके आसपास रहती है, ठीक है। सेकेंडली, जैसे कि आप अपने हाथ में एक रस्सी बांध के और उससे एक स्टोन बांधो और उसको घुमाओ, तो ऐसे घुमाओगे तो वो सर्कुलेट करेगा, यानी घूमेगा इस तरह से आपका। क्यों घूम पाता है? क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींचे हुए है, ये सॉरी, जो आपका हाथ है वो उस स्टोन को रस्सी के थ्रू अपनी तरफ खींचता है। नहीं तो अगर मान लीजिए रस्सी टूट गई, रस्सी टूटते ही क्या हो जाएगा? स्टोन भाग जाएगा, है कि नहीं? रस्सी टूटी और स्टोन क्या हो गया? रिलीज हो गया, ओके। तो मतलब क्या है कि कोई भी चीज किसी के अराउंड रिवॉल्व करती है तो किस वजह से रिवॉल्व करती है? कोई ना कोई फोर्स से उसके ऊपर लगती है। तो यहाँ पर अगर मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है तो फोर्स लगता है, यानी सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड अर्थ। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट कैसे हुआ हमारे लिए? भाई मून है तो घूमता रहो, हमें क्या करना है ना। बहुत बहुत कई तरह से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे? हम जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स छोड़ते हैं अर्थ के चारों तरफ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उससे वेदर की जानकारी लेते हैं, वेदर फोरकास्टिंग कराते हैं। तो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूमता है, किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो सैटेलाइट उसके चारों तरफ ना घूमे। दूसरा, जो मून आपका घूम रहा है उससे टाइड्स बनते हैं, बनते हैं कि नहीं बनते हैं? टाइड्स, tides are formed due to moon's gravitational force, है ना। पानी ऊपर नीचे जाता है, आपका समुद्र का पानी, सी का पानी, वो ऊपर नीचे जाता है, उठता है, किस वजह से? मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वेरी important फॉर अस। तो और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंस ग्रेविटेशनल फोर्स की होती है। प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है।
आप देख सकते हैं कि कितनी सारी इम्पोर्टेंस आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की हैं जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ओके, हम अर्थ की सरफेस पर रह पाते हैं, सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं, टाइड्स बनते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ओके, these are all the things possible due to the gravitational forces। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशनल। क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है कि नहीं करता है, ये चीज है। अच्छा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, पहले तो हम ये देखेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक दूसरी ऑब्जेक्ट है, लेट दिस ऑब्जेक्ट इज ए, दिस ऑब्जेक्ट इज बी, एंड दिस ऑब्जेक्ट ए is applying some force on B, let it is FBA, and the object B is applying some force on A, let it is FAB. Okay, then according to Newton's third law of motion, FAB will be equal to FBA and in opposite direction, but in opposite direction। इनको हम वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं फोर्सेस को, जो आप पढ़ चुके हैं। तो नेगेटिव साइन का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन से अपोजिट। ठीक है, क्या न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसमें भी ये ओबे होता है कि नहीं होता है? मीनिंग इट है, सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है m। तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, बट हमें केवल दिखता है कि ये जो बॉडी है जिसका मास कम है अर्थ के मास से, वही अर्थ की तरफ फॉल करती है, ये दिखता है आपको। ठीक है, ये जो m मास है वही बॉडी जो है अर्थ की तरफ गिरती है। अर्थ की तरफ गिरती का मतलब क्या है, ये जो m मास है इसी के अंदर चेंज आया स्टेट का, यानी ये मोशन में आ गई, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हुआ है। अगर ये m मास के ऊपर फोर्स लगता है अर्थ का, तो अर्थ के ऊपर भी ये बॉडी फोर्स लगाती होगी, अपनी तरफ खींचती होगी, बिकॉज न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ इज अबाउट द अट्रैक्टिव फोर्स, यानी ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है। मास m अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, अर्थ मास m को अट्रैक्ट करेगी, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से सिर्फ ये जो छोटी ऑब्जेक्ट है, लाइट ऑब्जेक्ट है, यही अर्थ की तरफ आती है, अर्थ उसकी तरफ नहीं जाती। तो इसका मतलब क्या ये है कि अर्थ के ऊपर फोर्स ही नहीं लगता होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम में आपसे बहुत पूछा जाता है कि जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है और अर्थ की तरफ फ्रीली फॉल आपको गिरती हुई भी दिखाई देती है, तो क्या अर्थ के ऊपर फोर्स ही नहीं लगता? क्योंकि अगर अर्थ के ऊपर फोर्स लगता तो वो भी उस बॉडी की तरफ जानी चाहिए थी। ठीक है, इस बात का आंसर आपको कहाँ से मिलेगा? न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसके अकॉर्डिंग आपका क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F, उसकी वैल्यू होती है G m1m2 बाय आर स्क्वायर, ये हमने यूनिवर्सल लॉ से फाइंड आउट कर लिया है। तो दोनों ऑब्जेक्ट, चाहे अर्थ हो चाहे लाइट ऑब्जेक्ट हो, दोनों ऑब्जेक्ट पर फोर्स की यही वैल्यू होती है, सेम वैल्यू। ठीक है, सपोज मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ ये वैल्यू आपके पास आ गई 10 न्यूटन फॉर ए पेयर ऑफ अर्थ एंड ए बॉडी। मैं मान लेता हूँ ये कोई वैल्यू आ गई हमारे पास, कोई फोर्स आ गया 10 न्यूटन फोर्स आ गया। ठीक है, इस 10 न्यूटन फोर्स का अब ये मीनिंग हो गया
कि जो F इज इक्वल टू एम ए से टेन इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास एम ए हो गया। ठीक है, इट मीन्स ए की वैल्यू आ गई आपके पास 10/m। ठीक है, अब जो दो ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं M1 एंड M2, उसमें एक अर्थ है आपकी और दूसरी आपकी कोई लाइट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो इस रिलेशन से हमारे पास एक चीज तो सामने आती है कि जो एक्सेलरेशन है बॉडी के अंदर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है उसके मास के, यानी हैवी मास एक्सेलरेशन लेस। मास अगर ज्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कम रहेगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, उल्टा सुल्टा रहेगा, मतलब मास कम रहेगा तो एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर ज्यादा आ जाएगा। अब अर्थ का मास तो बॉडी के मास से बहुत ज्यादा है, यू कैन सी। ठीक है, अर्थ का मास इज, सपोज अर्थ का मास अगर मैं m1 मान रहा हूं और बॉडी का मास m2 मान रहा हूं, तो m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2। तो अगर अर्थ का एक्सेलरेशन a1 बोल दूं तो ये मास ऑफ अर्थ होगा m1 होगा, और बॉडी का एक्सेलरेशन को a2 बोल दूं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m2 होगा। अब m1 इज वेरी वेरी लार्ज तो a1 इज वेरी स्मॉल, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। बिकॉज m2 इज वेरी लेस, तो इसका मतलब a2 इज मोर, यही बात हुई। ठीक है, मतलब इसका ये हो गया दूसरे शब्दों में कि a1 इज वेरी वेरी लेस देन a2, यानी a1 मतलब अर्थ के अंदर एक्सेलरेशन, हैवी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन, और a2 मतलब लाइट बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन। तो लाइट बॉडी का एक्सेलरेशन ज्यादा है और हैवी बॉडी का एक्सेलरेशन कम है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है मोशन, यानी उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आना, और लेस एक्सेलरेशन लेस चेंज, नेग्लिजिबल चेंज। तो ये नेग्लिजिबल रहता है। ठीक है, और ये सिग्निफिकेंट चेंज रहता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन a1 इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब नियरली इक्वल टू 0, और a2 तो आपका सिग्निफिकेंट होता है। इसीलिए आपको जो लाइट ऑब्जेक्ट है अर्थ की तरफ फॉल करती हुई दिखती है, फोर्स की वजह से मोशन करती हुई दिखती है। ठीक है, लेकिन अर्थ उस बॉडी की तरफ नहीं जाती हुई दिखती, बिकॉज उसका एक्सेलरेशन नियरली 0 है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट ऑब्जेक्ट फोर्स कम लगाती है, इसका कतई ये मतलब नहीं है। दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स सेम लगाती है, लाइट ऑब्जेक्ट भी और हैवी ऑब्जेक्ट भी, लेकिन फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, मास पर डिपेंड करता है, रिमेंबर इट। अब हमारे पास ये न्यूटन्स लॉ पे एक न्यूमेरिकल हम करके देखेंगे। न्यूमेरिकल आपका क्या रहेगा कि टू बॉडीज जिनके मासेस, एक का मास कितना 5 kg, दूसरी बॉडी का मास कितना 10 kg, और वो एक दूसरे से 2 मीटर डिस्टेंस पर रखी हुई है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है कि एक दूसरे के ऊपर कितना वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन होगा, एक बॉडी का मास कितना है आपका 5 kg, दूसरी बॉडी का मास कितना है 10 kg। ओके, इनके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा 2 मीटर। एक चीज का ध्यान रखना, डिस्टेंस हमेशा सेंटर टू सेंटर मेजर होती है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, यानी सेंटर पर काम करता है, रिमेंबर इट। अर्थ भी हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, यानी फोर्स कहाँ से लगता है, बॉडी के सेंटर से। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर।
What is Z? 6.67. 10 raised to the power minus 11. M1 M2 is 5 into 10 divided by 2 का square हो गया. Solve for that. Find the value of F. This will be 6.67 10 to the power minus 11 50 by 4 और फोर्स की यूनिट क्या आ गई न्यूटन. इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. अब सेम क्वेश्चन को अगर आपसे बोल दे, अब इसमें ये नहीं बताया आपको कि मीडियम क्या है. मीडियम का मतलब दोनों बॉडीज को आपने वाटर में रख दिया, स्पेस में रख दिया, कि किसी और मीडियम में रख दिया. इट मीन्स ये जो फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है. इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम मतलब मीडियम पर कोई इफेक्ट नहीं मीडियम का इसके ऊपर. किसी भी मीडियम में रख दो, वाटर में रख दो, दो बॉडीज को इतनी डिस्टेंस पर 2 मीटर पर, इन दोनों बॉडीज को, या इन दोनों बॉडीज को स्पेस में ले जाओ इतनी डिस्टेंस पर रख दो 2 मीटर पर, तो फोर्स कितना लगेगा? यही लगेगा जो आपने कैलकुलेट कर दिया. F is equal to 6.67 into 10 raised to the power minus 11 into 50 by 4. चाहे जहां भी ले जाइए दो बॉडीज को, इन्हीं दो बॉडीज को 5 और 10 केजी वाली को, और 2 मीटर पर रख दीजिए, सेम फोर्स लगेगी. चाहे वाटर में रख दो, चाहे स्पेस में रख दो, चाहे किसी और मीडियम में आप रख दीजिए. यानी जो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम. मीडियम पर डिपेंड नहीं करती. तो यहाँ से आपने ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ा है. प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, थोड़ा सम अप कर लेते हैं. एक तो ये जो फोर्स होते हैं ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, कभी रिपल्सिव नहीं होते. एक बॉडी दूसरी बॉडी को अगर अट्रैक्ट करती है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है मास की वजह से. अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को रिपेल कर रही है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से रिपेल नहीं करेगी, मतलब उन दोनों के बीच में उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा. सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? मीडियम इंडिपेंडेंट होते हैं. अभी अभी हमने एक न्यूमेरिकल किया है, मीडियम इंडिपेंडेंट. कोई भी मीडियम हो, इनकी वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होती. ठीक है. था इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं. इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ओबेड. ठीक है. फोर्थ, इनकी रेंज इनफाइनाइट होती है. इनफाइनाइट रेंज के फोर्स. इनफाइनाइट रेंज का मतलब ये होता है कि जो हमने अभी निकाला है F इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू 0 तभी होगी व्हेन r इज इक्वल टू 0, सॉरी इन्फिनिटी. r इज इक्वल टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब इनफाइनाइट वैल्यू, बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू. ठीक है. तो उसी केस में f की वैल्यू 0 हो सकती है. यानी दो मासेस को m1 और m2 को अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर रख देंगे तभी फोर्स नहीं लगेगा केवल, नहीं तो हर केस में आपका कोई ना कोई फोर्स की वैल्यू आएगी. ठीक है. तो इसको बोलते हैं कि इन फोर्सेस की जो रेंज है वो इनफाइनाइट रेंज है. ठीक है. हर ऑब्जेक्ट एक दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है, चाहे उस बॉडी के ऊपर चार्ज हो या ना हो. मतलब चार्ज 9th क्लास में चार्ज आता नहीं है वैसे, तो चार्ज का मतलब चाहे कुछ भी बॉडी के ऊपर दूसरी कोई प्रॉपर्टीज फिजिकल क्वांटिटी उसकी एग्जिस्ट नहीं करती, केवल मास एग्जिस्ट करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा. तो ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से लगता है केवल. ठीक है. आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी. अगर समझ ना आए तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं. ठीक है. थैंक यू ऑल फॉर टुडे.